डेली ब्लास्ट ने सभी के सामने दो सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या अब यूनिवर्सिटी रेडिकलाइजेशन या फिर टेररिज्म की प्रयोगशाला बन चुकी है, या कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा पद्धति में कोई ऐसा लूप होल है जिसे हम पकड़ नहीं पा रहे हैं। कारण है क्योंकि इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में जिन लोगों को पकड़ा गया है वो हाईली ट्रेन्ड डॉक्टर्स थे, या तो वो प्रैक्टिशनर डॉक्टर थे या फिर ये एमबीबीएस स्टूडेंट्स को शिक्षा दे रहे थे। साथ ही साथ कुछ ऐसे लोगों को भी पकड़ा गया जो आपकी आईटी प्रोफेशनल्स थे। अब दो सवाल यहां पर हमारे सामने आते हैं कि पहली चीज, क्या गरीबी की वजह से ही लोग आतंकी बनते हैं? तो शायद नहीं। क्या शिक्षा की कमी की वजह से लोग आतंकी बनते हैं? शायद नहीं। क्योंकि ये सारे के सारे डॉक्टर्स हाईली एजुकेटेड हैं, डॉक्टर्स हैं, व्हाइट कॉलर जॉब्स में यहां पर देखने के लिए मिल रहे हैं, लोगों को बचाने वाला प्रोफेशन ये कहा जाता है। ऐसे में एजुकेशन कहां पर फेल हो रही है या हम और आप कहां पर फेल हो रहे हैं सोसाइटी में, ये समझते हैं। साथ ही साथ इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में एक यूनिवर्सिटी का नाम निकल कर आ रहा है जिसका नाम है अल फला यूनिवर्सिटी। एक यूनिवर्सिटी जिससे तीन ऐसे डॉक्टर निकले जो कि इस डेली ब्लास्ट में शामिल थे, और एक और ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत बड़ा संदिग्ध है और वो भी इसी यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड। आज के इस वीडियो में हम इन सारी बातों के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, अल फला यूनिवर्सिटी जो कि दिल्ली के फरीदाबाद के धौज गांव में सिचुएटेड है, लगभग 76-78 एकर्स के एरिया में फैली हुई ये यूनिवर्सिटी, और इसी के अंदर आता है अल फला मेडिकल कॉलेज। अल फला मेडिकल कॉलेज जिसकी शुरुआत 1997 में एक डिस्पेंसरी के रूप में की गई थी, और 2014 में अल फला चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया गया और यहीं से बना अल फला मेडिकल कॉलेज। 378 बेड की कैपेसिटी वाला ये कॉलेज एक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में काम करता है। दैट मीन्स यहां पर फंड्स आते हैं, और आपको सुनकर आश्चर्य होगा, फंड आते हैं गल्फ और अरब कंट्रीज से। इनफैक्ट जो फंडर्स हैं वो साल में एक बार यहां पर यूनिवर्सिटी का दौरा भी करते हैं। साथ ही साथ इस यूनिवर्सिटी की जो एमबीबीएस की फीस है वो लगभग 75 लाख रुपए है। अगर हम इसमें हॉस्टल के खर्चे या दूसरे खर्चों को जोड़ दें तो लगभग 1 करोड़ रुपए यहां पर बच्चों को देने पड़ते होंगे। दैट मीन्स यहां पढ़ने वाले शायद गरीब बच्चे तो नहीं ही है। अब बात ये आती है कि आखिर इस पूरी यूनिवर्सिटी का एसोसिएशन कैसे है डेली ब्लास्ट के लोगों के साथ। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले विक्टिम है जिसे पकड़ा गया था डेली ब्लास्ट के 10 दिन पहले, डॉक्टर मुअज्जमिल शकील, पुलवामा का रहने वाला ये व्यक्ति इसी यूनिवर्सिटी में एक लेक्चरर के रूप में काम कर रहा था। साथ ही साथ ये वही व्यक्ति है जिसके पास से 2900 केजी का आईईडी यहां पर लिया गया है। वैसे तो ये यूनिवर्सिटी के कैंपस में रहता था, लेकिन इसने फरीदाबाद के दो गांवों में 2 कमरे किराए से लिए हुए थे। जब पुलिस ने इन कमरों पर रेड करी तो उनकी आंखें फटी रह गईं, क्योंकि उन्होंने इसको केवल और केवल एक टर्म दिया, ये अपने आप में चलता फिरता एक बॉम्ब फैक्ट्री था, क्योंकि यहां पर अमोनियम नाइट्रेट से लेके AK-56 राइफल, डेटोनेटर्स और भगवान जाने ऐसी क्या क्या चीजें देखने मिली, जिसकी वजह से आर्मी को ट्रक्स मंगवाने पड़े थे इस पूरे की पूरी आईडी को ले जाने के लिए। दिल्ली ब्लास्ट के 10 दिन पहले ही इस व्यक्ति को पकड़ा गया था, और इसका संबंध है अल फला यूनिवर्सिटी से, क्योंकि ये यहीं पर पढ़ाता था। चलिए दूसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं। वो व्यक्ति जो कि i20 Hyundai कार को ड्राइव कर रहा था, जिस कार में ब्लास्ट हुआ दिल्ली लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर उमर मोहम्मद नबी के बारे में। ये भी पुलवामा का रहने वाला था, और ये भी यहां पर एक प्रोफेसर के रूप में काम कर रहा था, असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में। मतलब ये लोग खुद जो रेडिकलाइज्ड सोच से यहाँ पर पीड़ित हैं, परेशान हैं, ये आगे आने वाली जनरेशन को शिक्षा दे रहे थे कि आपको लोगों की जान कैसे बचानी है, जबकि ये खुद लोगों की जान लेने पर तुले हुए थे। इसके बारे में बात करना कुछ जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये वही व्यक्ति है जो पहली बात तो गाड़ी को चला रहा था, और साथ ही साथ ये इतना ज्यादा रेडिकलाइज था कि इसने सुसाइड बॉम्बर बनने के बारे में सोच लिया। तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसका नाम है डॉक्टर निसार उल हसन। अब इसका कोई डायरेक्ट कनेक्शन तो नहीं है इस पूरे के पूरे ब्लास्ट के साथ, लेकिन जब से ये ब्लास्ट हुआ है तब से ये व्यक्ति गायब है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस व्यक्ति को अल फला यूनिवर्सिटी ने पनाह दी, जिस व्यक्ति को टेररिज्म को सपोर्ट करने के चार्ज के नाम पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने निकाल दिया था अपने यहाँ की यूनिवर्सिटी से, राजा हरि सिंह यूनिवर्सिटी से। वहां से इसको निष्कासित कर दिया गया, लेकिन अल फला यूनिवर्सिटी ने इसको यहां पर पनाह दे दी। इन्होंने इसको अपॉइंट कर लिया अपने यहां मेडिसिन डिपार्टमेंट के प्रोफेसर के रूप में, वही मेडिसिन डिपार्टमेंट जिसमें डॉक्टर उमर मोहम्मद नबी भी काम करता था। ये तो हो गए 3 डॉक्टर जिनका संबंध था अल फला यूनिवर्सिटी से। चलिए चौथे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है डॉक्टर आदिल अहमद रागत। ये व्यक्ति अनंतनाग का रहने वाला है। पहली बात तो ये डॉक्टर नबी उमर नबी के साथ जीएमसी अनंतनाग में काम कर चुका है। जीएमसी अनंतनाग में इसके लॉकर से AK-47 देख मिली है। रिसेंटली ये सहारनपुर उत्तर प्रदेश आ गया था काम करने के लिए। अगेन ही इज अ डॉक्टर।
नेक्स्ट व्यक्ति के बारे में बात करें तो नाम है डॉक्टर शाहीन शाहिद। एक फीमेल डॉक्टर, लखनऊ की रहने वाली, यूपी पीसीएस जैसे एग्जाम को क्वालिफाई किया था, 2016 और 18 के बीच में यूएई चली गई और यहीं से जैश ए मोहम्मद या दूसरे रेडिकलाइज्ड ग्रुप के संपर्क में आई। बाद में जैसे ही आती है तो रिसेंटली ब्लास्ट के बाद जब चेकिंग की जाती है तो इनकी गाड़ी से AK-47 मिलती है। इनसे और पूछताछ की गई तो इन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ, मैं लॉजिस्टिक का काम करती थी, जो भी रिक्वायरमेंट होता था उसको एक जगह से लाना दूसरी जगह पर ले जाना मैं करती थी, क्योंकि एक तो ये फीमेल है, दूसरा ये डॉक्टर है और तीसरी बात इतना अच्छा प्रोफेशन लेकर ये चल रही है कि इन पर किसी को शक नहीं होता था। और इन्होंने ये भी कबूल किया कि जैश ए मोहम्मद की विमेन विंग को स्टैब्लिश करने का लगभग ये काम यहां पर किया जा रहा है। अब जैश ए मोहम्मद की विमेन विंग वही है जिसका नाम है जमात उल मोमिनात। ये विंग काम करेगी महिलाओं को भड़काने का, उन्हें रेडिकलाइज करने का, बरगलाकर गलत शिक्षा देकर उनको यहां पर फंसाना है कि भाई आपको क्या करना है, आपको भारत के टुकड़े टुकड़े करने हैं। गलत शिक्षा यहां पर इनको प्रदान की जाएगी। अब इस सभी के बीच में इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये सारे लोग डॉक्टर जैसे एक एलिट प्रोफेशन से एसोसिएटेड है। वो प्रोफेशन जिसे व्हाइट कॉलर प्रोफेशन बोला जाता है और इसीलिए इस पूरे घटनाक्रम को व्हाइट कॉलर टेररिज्म इकोसिस्टम का नाम दिया जा रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा को माना जाता है कि वो रेडिकलाइजेशन को दूर कर सकती है, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में शायद ऐसा नहीं लग रहा है। अब ये पहली बार नहीं है जबकि ऐसी किसी एक्टिविटी में डॉक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट में देखने को मिल रहा है। 2016 का केरला आईएस कसारगांव मॉड्यूल आप याद कर लीजिए, जिसमें डॉक्टर शामिल थे और आईएस की विचारधारा को प्रमोट करने के लिए काम कर रहे थे। याद कर लीजिए ओसामा बिन लादेन को, जो कि अपने आप में इंजीनियर रहा है। अब उसके सक्सेसर के बारे में बात करें, अयान अल जरदारी, तो वो भी यहाँ पर डॉक्टर है। ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों की जान बचाने वाला व्हाइट कॉलर आज की डेट में एक शक की नजर में आ गया है, क्योंकि पुलिस ने भी यहाँ पर बहुत क्लियरली बोल दिया है कि ये व्हाइट कॉलर जो टेररिज्म है, इसका इकोसिस्टम नेटवर्क बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली फैला है। सबसे पहली बात, क्योंकि यहाँ पर कोई शक नहीं करता और आसानी से चीजों को किया जा सकता है, क्योंकि इन सभी के तार कहीं ना कहीं फॉरेन फंडर्स, फॉरेन हैंडलर्स और पाकिस्तान से जुड़े हुए थे, जैसे जैश ए मोहम्मद, गजावत उल हिंद जो कि अलकायदा का ही बेसिकली एक संबंधित ग्रुप है। इन सभी से इनके संबंध में देखने के लिए मिलते हैं। ऐसे में प्रश्न यही उठता है कि एजुकेशन मात्र से क्या कट्टरता और रूढ़िवादिता को खत्म किया जा सकता है? तो जी नहीं, आंसर है नहीं। ऐसा नहीं है कि एजुकेशन इसके लिए काम नहीं करती, लेकिन जब शिक्षा सही तरीके से दी जाती है तब शायद वो इसके लिए काम करेगी। सबसे इंपॉर्टेंट है कि विचारधारा का बदलना जरूरी है। हमारी आइडियोलॉजी क्या है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम किसी रिवेंज या बदले की भावना से प्रेरित होकर काम कर रहे हैं तो शायद कितनी भी शिक्षा दी जाए उसे नहीं बदला जा सकता, क्योंकि बोलते हैं कि मूर्ख को ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते। अब इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये व्हाइट कॉलर टेररिज्म खतरनाक क्यों है। तो देखिए, व्हाइट कॉलर टेररिज्म ज्यादा खतरनाक माना जाता है, पहले कारण कि इनकी समाज में जो पोजीशन है उसकी वजह से। इनकी जो सोसाइटल पोजीशन होती है वो कहीं ना कहीं इन्हें एक ऐसा कवर देता है कि कोई इन पे शक नहीं करेगा। मतलब अब अगर आपको टेररिज्म फैलाना है तो आपको देश की सीमाओं में घुसपैठ नहीं करनी है, आपके देश के अंदर ही यहां पर आतंकी मौजूद है। तो किसी को शक भी नहीं होगा कि पाकिस्तान या कोई दूसरी कंट्री सीमाओं के जरिए यहां पर आतंकियों को भेज रही है, क्योंकि सीमाओं पर भारत की सेनाओं की पेट्रोलिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और ये बात जैश ए मोहम्मद जैसे बहुत सारे ग्रुप जानते हैं और इन्होंने बोला भी है कई बार कि अब मैं भारत को अंदर से खोखला करना होगा, क्योंकि पेट्रोलिंग इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि अब सीमा के क्षेत्र से तो आप अंदर नहीं आ सकते। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा एक ये भी लूज पॉइंट हो जाता है कि जो हथियारों की स्मगलिंग की गई है वो पाकिस्तान और राजस्थान बॉर्डर से ही हुई है, तो यहां पर भी चेकिंग बढ़ाने की जरूरत हो जाती है। अब क्यों ये लोग थोड़े से खतरनाक हो जाते हैं उसको भी समझ लीजिए। देखिए, ये भारत की ही यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले बच्चे हैं, भारत की ही टैक्स पेयर के द्वारा इन यूनिवर्सिटीज को संचालित किया जाता है। इनमें से कुछ लोग कोटा वगैरह में भी एडमिशन ले लेते हैं, और कोटे में यहां मैं किसी जाति विशेष की बात नहीं कर रही हूं, एक पर्टिकुलर रिजर्वेशन जो जम्मू कश्मीर के लोगों को दिया जाता है। और ऐसे में जब हम इनसे उम्मीद कर रहे हैं, आप उम्मीद कर रहे हैं कि डॉक्टर्स आपकी मदद करेंगे, तो ये वही डॉक्टर है जो अपने इस ज्ञान को संसार को खत्म करने के लिए प्रयोग में लाना चाहते हैं। याद कर लीजिए, रेसिन जैसा केमिकल पॉइजन जिसको एक डॉक्टर बनाना चाह रहा था, प्रसाद में मिलाना चाह रहा था ताकि एक ही झटके में सबकी मौत हो जाए। ऐसा पॉइजन जो कि बायोलॉजिकल वेपन माना जाता है और जिसका कोई एंटीडोट मौजूद नहीं है। साथ ही साथ आसानी से फंड रेज ये लोग कर रहे हैं अपनी इस टेरर एक्टिविटी के लिए, क्योंकि इनका नॉलेज जो कि कहीं ना कहीं इनके लिए बून है, ये दूसरों के लिए कर्ज भी बनता जा रहा है।
मतलब अब नॉलेज जरूरी है कि आप कितने अच्छे टेररिस्ट बन सकते हैं। कारण क्योंकि अब भारत को अंदर से तोड़ना जरूरी है, बाहर से तो पाकिस्तान जैसे देश कुछ नहीं कर पा रहे, इनकी सेनाएं कुछ नहीं कर सकती, तो भारत को अंदर से खोखला करने के लिए उल्टी सीधी हरकतें करते रहते हैं। अब इम्पोर्टेंट ये भी है कि ये सारे लोग जिनके संबंध विदेशी हैंडलर से हमें देखने के लिए मिले हैं, एक और कनेक्शन बाहर निकल कर आया था कि ये सभी लोग फंड को रेज कर रहे थे। फंड को रेज कर रहे थे अपने प्रोफेशन की मदद से, एकेडमिक नेटवर्क्स की वजह से और सोशल और चैरिटेबल ट्रस्ट्स के नाम से। दैट मीन्स अब आप और हम कभी दान देंगे तो शायद हमारे अंदर एक प्रश्न आएगा कि जो दान हम दे रहे हैं वो किसी टेररिस्ट एक्टिविटी को फंड तो नहीं कर रहा। तो अब सवाल वही है, क्या हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में शिक्षा के साथ रेडिकलाइजेशन भी स्प्रेड हो रहा है, या इस रेडिकलाइजेशन को रोकने के लिए हमें कुछ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रोफेशनल डिग्री के पीछे एक आइडियोलॉजिकल वॉर छिपी हुई है। सो सॉल्यूशन यही है, हम क्या पढ़ा रहे हैं ये जरूरी हो जाता है। एक स्ट्रॉन्ग स्क्रूटनी होना जरूरी है कि क्या पढ़ाया जा रहा है, किस तरीके से तार कनेक्ट हो रहे हैं। मॉरल एजुकेशन देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसे केवल 6th क्लास तक का विषय मानकर इग्नोर कर दिया जाता है। ये कितना महत्वपूर्ण है शायद आज हमें समझ आ रहा है, क्योंकि हाईली प्रोफेशनल होने के बावजूद, यंग होने के बावजूद, अगर ये पढ़े लिखे नौजवान रेडिकलाइज हो सकते हैं, कट्टरता को अपना सकते हैं, तो अभी छोटे बच्चों के बारे में आपका क्या बोलना है? वैसे में जरूरी हो जाता है कि मोरल एजुकेशन दी जाए। जी हाँ, एजुकेशन देना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे कम से कम ये तो नहीं बोला जाएगा कि हमें एक फेयर चांस नहीं मिला। आपको फेयर चांस मिला था, इसके बावजूद अगर आप देश को अंदर से तोड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो शायद आपके लिए कैपिटल पनिशमेंट या इससे भी शायद बुरी कोई सजा अगर मिल सकती है तो वही लिखी हुई होगी। अगर आप सभी का विचार यही है कि यूनिवर्सिटीज पे चेक एंड बैलेंस बढ़ना चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए और देखना चाहिए कि किस तरीके से फंड्स आ रहे हैं, कहां से फंड आ रहे हैं, क्योंकि ये तो मात्र एक यूनिवर्सिटी है, ऐसी लाखों यूनिवर्सिटीज भारत में रन कर रही है। तो अगर आपको भी लगता है कि ये सब कुछ महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, और आपका क्या विचार है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।